नमस्कार। क्लास 11th अकाउंटेंसी हमारा टॉपिक है सहायक बहियां। देखिए, हमने अपनी सहायक बहियों के अंतर्गत टोटली 4 ऐसी बुकें हैं जिसको हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर समझाई हैं। उससे पहले हमने कैश बुक को बड़े अच्छे ढंग से समझा था। तो ओवरऑल हमारे पास 8 सहायक बहियां हैं जिसमें से 5 हम क्लियर कर चुके हैं। 5 हमने समझ रखी हैं, जहां कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट जो सब्सिडियरी बुक्स है वो है आपके पास प्रॉपर जर्नल। वैसे इससे पहले 2 बुकें और हैं, बिल्स रिसेबल एंड बिल्स पेबल। उसके लिए आपके पास अलग से टॉपिक हैं, अलग से चैप्टर हैं। जब वो चैप्टर हम समझेंगे उस समय उन दोनों पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर जर्नल, मुख्य जर्नल जिसको कहते हैं। हमारी लास्ट सब्सिडियरी बुक्स है। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस बुक के अंदर हमें लिखना क्या है और कैसे लिखना है। इससे पहले जो हमारे पास अलग अलग बुकें थी, चाहे वो कैश बुक हो, परचेज बुक हो, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, तो उनके लिए सबके लिए स्पेशल ट्रांजेक्शन है। जैसे हमारे पास कैश बुक है तो कैश बुक के अंदर हम ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखते हैं। परचेज बुक में ओनली गुड्स क्रेडिट परचेज हुआ है तो लिखा जाएगा। सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट गुड्स सोल्ड हुआ तो लिखते हैं। परचेज रिटर्न में आपने खरीदा हुआ माल रिटर्न कर रहे हो। सेल्स रिटर्न में बेचा हुआ माल रिटर्न होता है, हमें रिसीव होता है तब लिखते हैं। हमारे दिमाग में प्रश्न चला कि अब हम प्रॉपर जर्नल में क्या लिखेंगे, ऐसी क्या चीजें हैं जो प्रॉपर जर्नल में लिखी जाती है। तो वो आप थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसके अंदर उधार, संपत्ति के क्रय विक्रय का लेखा करते हैं। देखिए, हमारे पास 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। हम फिर से उसी पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब हम वस्तु की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 प्रकार की होती है। पहला होता है हमने उसे बेचने के लिए खरीदी है, दूसरी है उपयोग करने के लिए। जब कोई वस्तु हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं, हमारा उद्देश्य बेचना होता है, हम ये सोच के खरीदते हैं कि ये वस्तु हम वापस रीसेल करेंगे, उसे कहते हैं माल। और जब किसी वस्तु का हम उपयोग करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में ये प्रश्न है या हमारे दिमाग में ये विचार लेकर जब हम किसी चीज को खरीदते हैं कि हम इसको अपने लिए यूज करेंगे, अपने बिजनेस में यूज किया जाएगा, तब उसे बोलते हैं संपत्ति। माल का मतलब आप उसे रीसेल करना पसंद करोगे, हमारा उद्देश्य यही है, हम उस वस्तु को वापस बेचेंगे। लेकिन संपत्ति का मतलब हम उसे यूज करेंगे, हम अपने लिए यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके फर्नीचर की दुकान है, आपकी दुकान फर्नीचर की है, आपने वहां पर यदि कंप्यूटर खरीदा है तो वो आपके यूज करने के पर्पज से होगा। आपने यहाँ पे अलमारी खरीदी है तो बेचने के लिए होगी, क्योंकि जैसा बिजनेस वैसी चीजें अपन उसको बेचने के लिए यूज करेंगे। आपकी कपड़े की दुकान है, यदि आप कपड़ा खरीद रहे हो तो आपके लिए गुड्स होगा। और यदि कपड़े की दुकान में आपने टेबल खरीद ली है तो वो आपके लिए असिस्ट होगी। तो हम ये चीजें आपको इसीलिए क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपकी सहायक बहियां डिफेंड होती हैं। क्योंकि जब तक आप अपना ट्रांजैक्शन पढ़कर नहीं समझ पाओगे कि ये माल है या संपत्ति है, तब तक आप गलत करने के चांसेस रह सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना ट्रांजैक्शन पढ़कर ये समझना होगा कि उसमें हमने माल खरीदा है या संपत्ति खरीदी है। यदि आप माल खरीद रहे हो, हमने माल खरीदा है, तो खरीदने की स्थिति में हमारे पास 2 कंडीशन होगी, या तो आप इसे कैश में खरीदोगे या उधार खरीदोगे। देखो, खरीदना बेचने में 2 ही सिस्टम होते हैं, न केवल ये अपने यहाँ पे पढ़ने के उद्देश्य से, आप रियल लाइफ में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हो। आपका जो रियल लाइफ आप अभी तक स्पेंड कर रहे हो उसके अंदर भी आपको यही 2 चीजें नजर आती है कि जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसी चीज का पैसा ऑन टाइम पे कर लो या कुछ समय बाद दोगे। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। यदि होता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपका इंतजार करूंगा आपके आंसर का कि आपके पास यदि कोई तीसरा ऑप्शन है तो। आपके दिमाग में प्रश्न चलेगा, सर तीसरा ऑप्शन किस संदर्भ में?
तो हमारा प्रश्न ये है कि जब आप पेमेंट, आपने कोई चीज खरीदी है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या तो ऑन कैश पे करो या उधार कुछ टाइम बाद। जैसे आपने लिखा बैंक, देखिए बैंक को हम यहाँ पे कैश ही मानते हैं। बैंक के लिए जब आप चेक देते हो तो वो भी एक प्रकार से रोकड़ का भाग है। आप बैंक से, क्योंकि देखो बैंक में पैसा देना है तो पैसा बैंक से देना मीन्स आपको चेक देना पड़ेगा। आपने चेक काट के दे दिया, उस कंडीशन में वो भी एक कैश का पार्ट माना जाता है, उसी को हम रोकड़ भी कह सकते हैं, उस वही हमारी कैश पेमेंट है। क्योंकि जो आपने पैसा बैंक में जमा कराया होगा वही जाएगा, बैंक अपनी ओर से तो पैसा देगी नहीं भाई, बैंक अपनी ओर से पेमेंट नहीं करती है। आपके पास कुछ पैसा था, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा था, वो आपने जाके बैंक में जमा करा लिया अपने अकाउंट में, फिर आप चेक काटोगे तो आखिरकार पैसा तो आपके 1 लाख में से जाएगा, अलग से थोड़ी ना बैंक आपको पैसा देने वाली है। आपने 5,000 का चेक काटा है तो चेक तो उसी 1 लाख में से कटेगा, अब आपका बैलेंस 95 बच जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ऑन टाइम पेमेंट करो या बाकी रखो, दो ही स्थिति रहती है। तो यदि आपने पेमेंट कैश कर दिया है, चाहे वो बैंक से करो या कैश में करो, उसके लिए आपको कौन सी बुक मेंटेन करनी होती है? कैश बुक। हमने समझा भी है, कैश बुक के अंदर हमने ये सारी चीजें देखी भी थी। कैश बुक के अंदर आप कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं, चाहे आपने खरीदा है बेचा है। वहां हम ये इशू नहीं देखते हैं कि हमारा खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है, हमें तो वही समझना होता है कि हमें कैश रिसीव हो रही है या पेड हो रही है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने कैश बुक समझी थी, और कैश बुक के अंदर हम वो सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं जहां कैश इफेक्टिव होती है, चाहे वो कैश बैंक के टाइप में हो सकती है या फिर आपकी कैश रोकड़ के रूप में हो सकती है। सारी कंडीशन में हमको कैश बुक के अंदर लिखना होता है। लेकिन प्रश्न आता है दूसरा कि यदि हमने उधार खरीद लिया है, जब आप उधार खरीदते हो तो हमारे पास में परचेज बुक बनती है। हमने माल उधार खरीदा है, उस समय आप उसे परचेज बुक में ट्रांसफर करते हैं। नकद खरीदा है आप कैश बुक में लेके जाओगे, उधार खरीदा है आप परचेज बुक में लेके जाओगे। सेम बेचने की बातें हैं, यदि आपने नकद बेचा है, माल बेचा है, नकद माल बेच रहे हो तब तो जाएगा कैश बुक में, उधार बेच रहे हो तो सेल्स बुक में। ये कॉमन है, आपको इतना सा समझना रखना है, कैश में बेच रहे हो कैश बुक में, उधार बेच रहे हो सेल्स बुक में। लेकिन शर्त यह है आपको माल बेचना होगा, माल बेचा है तभी आपकी सेल्स बुक में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाता है। हमारे दिमाग में एक प्रश्न चलेगा, सर माल के साथ में और क्या आ सकता है? तो बेटा देखिएगा अपने पास दूसरी पॉइंट है असिस्ट। हम व्यापार में दो प्रकार की चीजें खरीदते हैं। मैं स्टार्टिंग जैसे ही मेरा लेक्चर स्टार्ट किया, मैंने इसी पॉइंट को लेकर हमने स्टार्टिंग किया था कि वी हैव द टू कमोडिटीज बाय नेचर। when the goods, yeah, when the things are purchasing for selling purpose, then it is our goods, but this item is purchasing for usage in our business use, that it is our assist। जब हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं तभी हमारी असिस्ट बन जाती है। और असिस्ट यदि उधार खरीदी है, उधार बेची है, तब आपको प्रॉपर जर्नल में लिखना है। यदि आपने संपत्ति उधार खरीदी है या उधार बेची है, दोनों स्थितियों में आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉपर जर्नल में लिखना होगा। कैश खरीद रहे हो जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको कैश बुक में ही लिखना होता है। लेकिन यदि आपने उधार खरीदा है, उधार बेचा है, तब जाके आपको प्रॉपर जर्नल में लिखना होगा। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है कि प्रॉपर जर्नल में हम क्या लिखते हैं। पहला पॉइंट आता है संपत्ति के उधार क्रय विक्रय का लेखा हम प्रॉपर जर्नल में करते हैं। एनी डाउट? यदि कोई समस्या है तो आप मुझे चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। पहला पॉइंट, क्योंकि इसमें दो प्रकार की चीजें लिखी जाती है। और फर्स्ट पॉइंट इज द क्रेडिट परचेज एंड सेल्स ऑफ असेट्स इज रिकॉर्डेड इन प्रॉपर जर्नल। हम ये समझते हैं कि उधार खरीदी गई संपत्ति, उधार बेची गई संपत्ति को आपको मुख्य जर्नल में लिखनी है। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है, वे सारी प्रविष्टियां जो उपरोक्त 7 बही में नहीं आती है, वे सारी प्रविष्टियां जो उससे पहले वाली जो 7 बहियां उसमें नहीं लिखी है। देखिए
उधार संपत्तियों के क्रय विक्रय के साथ में तथा उन सभी व्यवहारों का लेखा करते हैं जिसे उपरोक्त 7 बहियों में नहीं लिखा गया हो। देखिए, प्रॉपर जर्नल में आपके पास 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। पहला पॉइंट, संपत्ति के उधार क्रय विक्रय। यदि आपने संपत्ति उधार खरीदी है, बेची है, तब तो प्रॉपर जर्नल में लिखना है। दूसरा पॉइंट, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो उपरोक्त 7 बहियों में, इससे पहले वाली जो 7 बहियां हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसेबल एंड बिल्स पेबल, वो सारे ही ट्रांजैक्शन जो आपने अपनी पिछली 7 बहियों में नहीं लिखे हैं, उनको यहाँ लिखना है। और वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहला आता है प्रारंभिक प्रविष्टि। प्रारंभिक प्रविष्टि, एक आता आपका अंतिम प्रविष्टि, एक आती है आपके पास हस्तांतरण प्रविष्टि, एक आती है आपके पास में समायोजन प्रविष्टि, नेक्स्ट आपके पास में आती है अशुद्धि सुधार, और लास्ट है आपकी विविध। देखिए, आपके पास टोटली 6 प्रकार की ऐसी एंट्रियां हैं जो हम अपने प्रॉपर जर्नल में लिखते हैं, और इन सबको ही आपको आगे डीपली समझना भी पड़ेगा। फिलहाल मैं इनको सिर्फ आपको मोटे तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी ये सारे अलग अलग चैप्टर्स में दे रखी है। बिल्कुल इनका डीपली हमको इसको डिस्कस करना है, इनको डीपली समझना पड़ेगा। ऊपर से इसको समझना आसानी नहीं है। फिलहाल हम इस बारे में बताएंगे ये आखिर होता क्या है, लेकिन फिर भी आप इनका ध्यान रखिएगा। आगे इनसे मैं आपको चैप्टर नंबर बता दूंगा कौन से चैप्टर में ये आएगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि। देखिए, अपना बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, अपना जो अकाउंट्स है वो एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। हमारे पास कुछ अवधारणाएं हैं, और अपने पास एक अवधारणा है अवधि की अवधारणा। अवधारणा याद रखना, अवधि की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार आप लेखा 1 वर्ष तक का करते हो। हम अपनी अकाउंटिंग 1 साल तक मेंटेन करते हैं, और वो अकाउंटिंग ईयर चाहे कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, कोई सा भी ईयर हो सकता है। आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर कैलेंडर ईयर का मीन्स क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो कैलेंडर ईयर का मीन्स होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलने वाला वर्ष कैलेंडर वर्ष कहलाता है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। आपका कोई सा भी ईयर क्यों नहीं हो, हम 1 साल तक अकाउंट मेंटेन करते हैं। 1 साल जैसे ही पूरा हो जाएगा, आपको अपने सारे खाते बंद करने हैं और अगले साल नए सिरे से स्टार्ट करने हैं। ये एक सिस्टम होता है। कारण ये है कि आपने, हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसकी कैलकुलेशन होगी। क्योंकि देखिए बेटा, आप हर रोज तो कर नहीं सकते। मान लीजिए आज आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आज की डेट को ही मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया है, आपकी डेट है 29 सितंबर 2020। अब आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, पहले दिन आपने जो माल खरीदा था उसमें से कुछ बेच दिया है, दूसरे दिन बेचोगे, तीसरे दिन बेचोगे, तो हर रोज शाम को तो ये हिसाब करने से रहे कि आज मैंने 1000 रुपए का माल बेचा है, मेरे 300 रुपए खर्च आए थे, उसमें से मेरा 400 रुपए का माल था, 700 रुपए हो गए, मुझे 300 रुपए का फायदा हो गया। ये रोज तो नहीं देखा जाता ना, इतना टाइम कहाँ है आपके पास में। एक नॉर्मल बिजनेस आप लोगों ने भी देखा होगा, एक सामान्य बिजनेस के बारे में आप भी जानते होंगे। क्या एक व्यापारी के पास इतना टाइम होता है कि वो सुबह से शाम तक जितना बिजनेस किया उसको
उसने उसी टाइम हिसाब लगाया। देखिए अपने बिजनेस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है, ये जैसे अवधि की अवधारणा थी, ठीक इसी प्रकार से एक कॉन्सेप्ट और आती है जिसको हम बोलते हैं निरंतरता की अवधारणा। निरंतरता या चालू व्यवसाय की अवधारणा एक अवधारणा भी है। निरंतरता या चालू व्यवसाय का मतलब होता है कि हम अकाउंटिंग उन्हीं बिजनेस की करते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। हम अकाउंटिंग उसी बिजनेस की करते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। जैसे ये छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जैसे आपके स्टॉल है, सब्जी की लॉरी है, फ्रूट की लॉरी है, पानी पूरी की लॉरी है, इन लोगों का अकाउंटिंग नहीं होता है। जो प्रॉपरली डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका नहीं होता है। ये अकाउंटिंग उसी बिजनेस का होता है जो लॉन्ग टर्म तक मैनेज होते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले व्यवसाय है। आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा जो दुकानें लग रखी है, जो बड़े स्तर पर काम कर रही है, उनका हम अकाउंटिंग करते हैं। और उनका अकाउंटिंग एक नेचुरलिटी बात है, पूरे दिन भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। पूरे दिन भर में आप कितने ट्रांजेक्शन करते हो हम रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। उसी शाम को आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम ये काम करते हैं कि हमने एक टाइम पीरियड डिसाइड कर रखा है कि हम 1 साल तक सारा बिजनेस करेंगे। आफ्टर 1 ईयर वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अवर बिजनेस। हमें 1 साल बाद हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा। जिस दिन हमारा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो होता है क्लोजिंग डेट। और जनरली हमारी बिजनेस की क्लोजिंग डेट मींस आपका ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। बिजनेस है, अकाउंटिंग ईयर है, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। अब कंपनी एक्ट 2013 में देखिए हम सब ये काम अलग अलग अधिनियमों के अनुसार करते हैं। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जनरली हर बिजनेस को फाइनेंशियल ईयर के बेस पर ही मेंटेन करना होता है। आपको अपने अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर के बेस पर आपको मेंटेन करने हैं। लेकिन आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो आप अपने इच्छा अनुसार कोई डेट लगा सकते हो, बट कंडीशन ये है पूरे 12 महीने जब तक नहीं होंगे आप बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते। मैं ये सारी चीजें आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री समझनी है। देखिए ओपनिंग एंट्री जैसे ईयर स्टार्ट होता है, अपने पास जितना कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज पड़ी है उनको हम अगले साल ट्रांसफर करते हैं। आज पूरा साल हो गया, आज शाम को हम अकाउंटिंग क्लोज करेंगे, उस समय जो एंट्री होती है वो क्लोजिंग एंट्री होती है। इसके लिए मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। प्रारंभिक प्रविष्टि की आपकी डेफिनेशन है, मेरी बात सुनने की कोशिश करना। यदि नहीं समझ पाते हो तो आप जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम एक नहीं 4 बार बोल देंगे। ओपनिंग एंट्रीज का मतलब होता है कि वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध शेष से की जाने वाली प्रविष्टि प्रारंभिक प्रविष्टि कहलाती है। वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध शेषों से जो भी हमारे पास बैलेंस बचते हैं उनसे जो हम एंट्री करते हैं उसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री वर्ष के अंत में प्राप्त शेषों से जो प्रविष्टि की जाती है उसे क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। आपको ओपनिंग एंट्री भी समझनी है, क्लोजिंग भी समझनी है। क्लोजिंग एंट्री को समझने के लिए आपके पास एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट। आपके पास जो सेकंड पार्ट है बुक का, अपने पास अकाउंटेंसी की जो सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर ये एंट्रियां समझेंगे अपन। क्लोजिंग एंट्री हमारा, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको? ओपनिंग एंट्री ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, अभी मैं समझा दूंगा कैसे होती है। तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी, इनका मीनिंग समझ में आया होगा कि जैसे ही आपका साल पूरा हो जाता है उस साल जो चीजें हमारे पास बच जाती है, पूरे साल भर हमने काम किया है, कुछ ना कुछ बचा होगा, उनसे हम एंट्री करते हैं, उसे क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। और जो चीजें लास्ट ईयर क्लोजिंग थी वो करंट ईयर में ओपनिंग हो जाती है। फिर पिछले साल क्लोजिंग थी तो वो इस साल ओपनिंग होगी। जैसे ही आपके ओपनिंग ट्रांसफर होती है हम उसके लिए ओपनिंग एंट्री करते हैं। नेक्स्ट आती है हस्तांतरण प्रविष्टि, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। प्रश्न दिमाग में आया सर ट्रांसफर क्या होता है? आपको याद होगा हमने स्टार्ट में अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया था। मैं वंस अगेन एक बार फिर उस प्रोसेस को आपके सामने लाता हूं। आपके पास सबसे पहले होता है ओपनिंग एंट्रीज, प्रारंभिक लेखे। सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम बनाते हैं लेजर। लास्ट होता है समरी। हालांकि इस पर 7 से 8 पॉइंट है, हम बेसिकली 3 पॉइंटों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रारंभिक प्रविष्टियां,
दूसरा या प्रारंभिक लेखे, दूसरा आपका खाता बही में खतौनी, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, और तीसरा होता है सारांश, जहां हमारे फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो जितने भी आपके अकाउंट बने हैं, जितने भी हमने लेजर में अकाउंट खोले हैं, उन सबको फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। उन सारी चीजों को फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, और ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री की जाती है उसे हम हस्तांतरण प्रविष्टि कहते हैं। ये भी एंट्री आपको उसी चैप्टर में समझने को मिलेगी जो आपके अकाउंटेंसी का सेकंड पार्ट है, और उसका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इन द प्रॉपर जर्नल वी हैव टू राइट द ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड लास्ट मिसलेनियस एंट्रीज। ठीक है, तो ट्रांसफर एंट्री मीन्स द account is transfer in a final account that we have to pass the journal entry, it is called the transfer entry। जब भी हम किसी अकाउंट को फाइनल अकाउंट में हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हस्तांतरण प्रविष्टि। एक आती है समायोजन प्रविष्टि। समायोजन का मतलब कुछ होता है एडजस्टमेंट। कई ऐसे पॉइंट हैं जो हम टाइम पे पूरे नहीं कर पाए हैं, बच गए हैं, तो उन्हें भी हमको करने के लिए एंट्रियां करनी पड़ती है, उसे हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। और ये एडजस्टमेंट एंट्री आपके सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर मींस चैप्टर नंबर 10 एडजस्टमेंट विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके चैप्टर का नाम है, उसके अंदर ये समझने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, वैसे आपका ये यही अकाउंट पूरी नहीं हो रही अभी, तो टाइम है, हम उसमें समझ लेंगे, आपको बता देंगे। अशुद्धि सुधार, रेक्टिफिकेशन एरर। देखिए, हम सब मानव हैं और हमारी एक प्रवृत्ति होती है गलती करना। चाहे आप हो, मैं हूं, या कोई भी व्यक्ति की नहीं हो, गलती हो जाती है, अनजान में होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति जानबूझ के तो गलती करना पसंद करता नहीं, अनजाने से कोई गलती हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे उसको सुधार करने के लिए प्रविष्टि होती है। सुधार हम डायरेक्ट काट छाट नहीं कर सकते, व्हाइटनर नहीं लगा सकते, पेज नहीं फाड़ सकते, उसके लिए हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। और जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो भी आपके प्रॉपर जर्नल में दिखती है। लास्ट आती है सन्ड्री, विविध एंट्री। विविध का मतलब ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जो इन सबसे भी अलग है, कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो भी आपको यहाँ दिखाना। तो मेरा आपको कहना ये था कि फिलहाल आपको हमें ये समझना है कि सारी प्रकार के ट्रांजेक्शन इसमें प्रॉपर जर्नल में लिखना है। अब हम एक इसका छोटा सा सवाल करके समझते हैं कि एटलीस्ट आपको प्रॉपर जर्नल में करना कैसे है। मैं आपकी स्क्रीन पे एक सवाल शेयर कर रहा हूँ, आप उस सवाल को देख लीजिएगा और फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं ये बोर्ड क्लीन करूंगा, तब तक आप इस सवाल को अपनी नोटबुक में एक बार लिख दीजिएगा, ताकि थोड़ा हल्का सा नोट कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है ताकि आप लोगों को इस सवाल समझने में आसानी हो जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पे एक सवाल देख पा रहे हो और उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे। साथ में आपको इस सवाल को कोशिश करना है, लिखना भी है। एक बार इन एंट्रियों को, ट्रांजेक्शन को लिख दीजिएगा। मैं जो बोर्ड साफ कर रहा हूँ, तब तक आपके पास 4 से 5 ट्रांजेक्शन है, ताकि आप उन चीज़ों को जल्दी से समझ पाओगे। देखिए बेटा, जब तक आपके पास मटेरियल नहीं होगा, हमें काम करने में मज़ा नहीं आएगा। साथ में हमने आज जो आपको शेयर किया है, या हमने जो कल वाला जो वीडियो शेयर किया है, या हमने जो वीडियो अपलोड किया है, बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन के बेस पे आपको समझाया हुआ है, जिसमें आपके 4 बुकें क्लियर करी हैं, और उन चारों बुकों से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस भी आज सेंड की है। यदि आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हमें मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको सेंड कर लेंगे, और उन चारों प्रैक्टिस को आपको सॉल्व करके हमें सेंड करनी है। देखिएगा, आपका सवाल है आपके पास में कि निम्नांकित व्यवहारों की सचिन एंड कंपनी की मुख्य जर्नल प्रविष्टि कीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे प्रॉपर जर्नल बनाना है, और नेक्स्ट आप काम करोगे प्रॉपर जर्नल के अंदर 4 अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। हम इन ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने ये सारे ट्रांजेक्शन नोट कर लिए होंगे। अब आप समझने की कोशिश करना, आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले फॉर्मेट समझते हैं। तो आपका फॉर्मेट जर्नल के टाइप का ही होता है। जर्नल प्रॉपर लिखते हैं इसको, जिसमें आपका डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, जहाँ डेबिट क्रेडिट लिखकर आप इस कॉलम को कंप्लीट करते हो। ये आपका फॉर्मेट है इसका। ये आपका अमाउंट आ गया, ये डेबिट है, क्रेडिट है, LF होगा, पर्टिकुलर्स,
एंड डेट। देखिए अब आपका पहला ट्रांजैक्शन था आपके पास में, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज, हम देखते हैं आपका पहला ट्रांजैक्शन है मुफ्त नमूने के रूप में माल दिया। देखो हम हर ट्रांजैक्शन को एक बार हम सारिक भैयों के आधार पर समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि आवश्यकता हुई तो लिखनी, नहीं तो नहीं। पहली बात, सबसे पहले आपके पास आती है कैश बुक। कैश बुक में हम कौन से ट्रांजैक्शन लिखते हैं? सारे कैश, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैश क्यों नहीं हो, सारे ही कैश ट्रांजैक्शन हमको कैश बुक में लिखना है। परचेज बुक में उधार माल खरीदा, सेल्स बुक में उधार माल बेचा, परचेज रिटर्न खरीदा हुआ माल भेज रहे हो, सेल्स रिटर्न बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। फिलहाल आपको ये 5 भैया अपने दिमाग में रखनी है। हमारा ट्रांजैक्शन है मुफ्त नमूने में माल दिया, माल दिया है, इसका मतलब कैश बुक में तो आएगा नहीं। परचेज बुक में हमने खरीदा नहीं है तो नहीं आएगा, सेल्स बुक में बेचा नहीं है तो नहीं आएगा, खरीदा हुआ लौटाया नहीं है तो नहीं आएगा, और बेचा हुआ वापस नहीं आ रहा, मतलब ये ट्रांजैक्शन किसी बुक में नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको यहाँ लिखना है। ये हमारे विविध प्रकार की एंट्री है। हम यहाँ लिखेंगे दिसंबर 4, 2018 फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब हम माल फ्री में देते हैं तो उसके लिए एंट्री करते हैं फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, और अमाउंट है आपके पास 2000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। लाइन खींच कर इसको कंप्लीट कर दो। और सेकंड ट्रांजैक्शन, प्रदीप को पुराना फर्नीचर उधार बेचा। देखिए आपने अपना पुराना फर्नीचर था उधार बेचा है। अभी हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करते ही पहला लाइन ही यही समझा था कि जब हम कोई उधार संपत्ति कहीं बेचते हैं उस कंडीशन में हमको प्रॉपर जर्नल में लिखना है। उधार फर्नीचर हमारी असेट थी और आपने प्रदीप को बेच दी है, तो प्रॉपर जर्नल में आएगा दिसंबर 10, आप लिखोगे दिसंबर 10 प्रदीप अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आपका ट्रांजैक्शन है प्रदीप अकाउंट डेबिट, प्रदीप पाने वाला है, और टू फर्नीचर, फर्नीचर एक रियल अकाउंट होता है और अपने यहाँ से माल जा रहा है, अपने एंट्री कर दी प्रदीप अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और जिसका अमाउंट है आपके पास में 2500 रुपये। बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू प्रदीप। ये अपना सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको अपने नोटबुक में इसको लिखना होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इससे आगे अपन अगली एंट्री करते हैं। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज अनुराग से मशीन उधार खरीदी। आप मशीन खरीद रहे हो और मशीन आपके लिए एक असेट होती है और वो भी उधार खरीदी है, तो आपको यहाँ पे दिखानी होगी। आप एंट्री करोगे दिसंबर 17 मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अनुराग, और अमाउंट है आपके पास में 42,500। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यापार के स्वामी ने निजी प्रयोग हेतु माल निकाला। आपका प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए माल निकाल रहा है, आप एंट्री करोगे आपने एंट्री की ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी हम पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालते हैं, माल निकालते हैं, तो उसके लिए हम एक वर्ड लिखते हैं ड्राइंग। लिखा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और अमाउंट है आपके पास में 4000 रुपये।
आपका डेट दे रखी है 24 दिसंबर, being goods withdraw for पर्सनल यूज। नेक्स्ट आपके पास में आता है तरुण से प्राप्त 1600 रुपए गलती से वरुण के खाते में जमा कर दिए। देखिए समझिएगा आप यहाँ पे, ये एक अशुद्धि सुधार की प्रविष्टि है। तरुण से प्राप्त गलती से वरुण के खाते में जमा कर दिए। तरुण से प्राप्त किया मतलब तरुण देने वाला था, आपको क्रेडिट करना था, लेकिन आपने गलती से वरुण को क्रेडिट कर लिया। तो जो गलत हुआ उसे सही करने के लिए उल्टा कर दीजिएगा। आप एंट्री करोगे दिसंबर 27, वरुण अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। वरुण अकाउंट डेबिट टू तरुण। वरुण डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि उसको गलती से क्रेडिट कर लिया था, सुधार करने के लिए डेबिट कर दिया, और तरुण क्रेडिट हुआ नहीं था, तो इसीलिए आपको क्रेडिट करना है। नेक्स्ट आपका अमाउंट है 1600। लास्ट ट्रांजेक्शन इज ब्रज किशोर दिवालिया घोषित हो गया, 10,000 रुपए डूबत ऋण के अपलिखित करने हैं। आपका दिवालिया घोषित हो गया है। बैड डेब्ट्स के लिए एंट्री करते हैं अपन, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रज किशोर। टू ब्रज किशोर अमाउंट है आपके पास में 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए लेके इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका डेट है दिसंबर 30। तो ये था आपका प्रॉपर जर्नल, जिसमें आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझने की कोशिश करना। यदि यहाँ पे कोई एंट्री में मिस्टेक समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप ज़रूर हमें बता दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में हमने जो आपको प्रैक्टिस दी है, कोशिश करना उनको सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे। धन्यवाद।